हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं यूपी टेट की पर्यावरण की क्लास को लेकर के जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न है दोस्तों। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और हाँ, जितने भी भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूले। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है दोस्तों। जैसे बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की, देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर फर्स्ट में आपसे क्या बोला है, एग मार्क। एग मार्क का संबंध है, अब आपको बताना है जो एग मार्क का संबंध है ये किससे है। बताइए, गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है या उत्पादन से है। तो आप बोलोगे इसका संबंध किससे है, गुणवत्ता से है, यानी आपका ऑप्शन जो है ए जो है वो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। एग मार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और, ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आता है 1937 में, क्या हुआ था, इस अधिनियम में ये आया था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस देश से संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, यानी जो भारत का जो संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिए गए हैं। बताइएगा कमेंट करके, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यूएसएसआर। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। इसको सोवियत संघ भी कहते हैं दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर यह लिया गया था। और दोस्तों ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लिया गया था, 42वें संविधान संशोधन से लिया गया था। और कब आया था ये, 1976 में आया था दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और, इसकी वर्तमान में संख्या कितनी है, 10 मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे क्या बोला, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियां की संख्या कितनी होती है। बताइए, वयस्क की बात हो रही है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब बच्चा छोटा होता है तो मानव अस्थियों की संख्या एक कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है, जो मानव अस्थि है शरीर का एक आंतरिक भाग है और जो बच्चे होते हैं उनमें संख्या कितनी होती है, 270 होती है। लेकिन जब वयस्क होने लगते हैं तो वही हड्डियां जो होती हैं, जो अस्थियां होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं और इनकी संख्या 206 रह जाती है। तो वयस्क में कितनी होती है ये भी आपको बता दे रहे हैं हम। वयस्क में 206 होती हैं, जबकि बात करें बच्चे में तो बच्चे में आपकी कितनी होती हैं, 270 होती हैं। तो आपसे पूछा है वयस्क की, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेते रहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे क्या बोला है, इसमें आपसे बोला है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो इसका कारण क्या है, कहां है ये, ठीक है, और ये आर्सेनिक कैसा पदार्थ है, और धातु है, उपधातु है या अधातु है, ये भी आपको बताना है। क्या उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक, मध्य प्रदेश में, बिहार में है या पश्चिम बंगाल में है, बताइएगा। और एक बात और, कि आर्सेनिक की अगर अधिकता ज्यादा हो जाएगी तो मानव में कैसा रोग हो जाएगा ये भी आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा कौन सा रोग हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनिक। तो दोस्तों जो आर्सेनिक है ये क्या है, ये स्वाद रहित, यानी इसमें स्वाद नहीं है, और ये क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है दोस्तों आर्सेनिक। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं कि जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां है आर्सेनिक का, वो आपका कहां है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। और इसकी अधिकता से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे त्वचा का कैंसर हो जाता है, ठीक है, फेफड़े संबंधी रोग हो जाते हैं, काफी रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। इसमें आपसे क्या बोला है, ध्रुव तारा कहा जाता है। बताइए ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। बताइएगा, क्या उत्तरी तारे को कहा जाता है, दक्षिणी तारे को कहा जाता है, पूर्वी तारे को कहा जाता है, या आपके पश्चिमी तारे को कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तरी तारे को ही क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं दोस्तों। जो ध्रुव तारा को पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। जो ध्रुव तारा है दोस्तों इसको पोल स्टार भी कह देते हैं
पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कह देते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, या नॉर्थ स्टार। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यह सदैव क्या है, रात्रि में ही उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। बताइए कहां स्थित है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है, बताइएगा बताइएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइएगा कमेंट करके। तो इसका जो मुख्यालय है ये कहां है, कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहां है। तो इसका मुख्यालय कहां है बताइए, न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, एम्स्टर्डम में है, या नागासाकी में है। तो इसका मुख्यालय कहां है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है। और ये कहां पर है, ये आपका नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में स्थित है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना थी, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, 1971 में क्या इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ये क्या है, पर्यावरण संबंधी चेतना यानी जागरूकता को पैदा करने के लिए ये चालू किया गया था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। इसमें आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, बताइएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम क्या 1960 में, 1962 में, 1972 में, या 1975 में। तो बताइएगा ये कब स्टार्ट किया गया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप बोलोगे सर 1972 में ये स्टार्ट किया गया था वन्य जीव, और 1972 में ही क्या आया था, शेर परियोजना। शेर परियोजना कब आई थी, ये भी 1972 में आई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, इसमें आपसे क्या बोला, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, पहले शेर आया बाद में टाइगर आया। तो शेर अब कब आया, 1972 में शेर परियोजना आई, मैंने अभी अभी आपको बताया था। और 1973 में क्या आई था, आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था। और टाइगर दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और एक बात और कि 1973 में किया गया था इसका प्रारंभ, लेकिन किस डेट को किया गया था, 9 अप्रैल को किया गया था, 9 अप्रैल 1973 में किया गया था। क्योंकि बाघों की संख्या में कमी आ रही थी लगातार, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, आपसे इसमें क्या बोला है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डेड डैश का ऑक्सीकरण एवं इसका अपचयन होता है। यानी किसका ऑक्सीकरण होता है, किसका अपचयन होता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा किसका अपचयन होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये एक रासायनिक प्रक्रिया है दोस्तों, बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और NADP का क्या होता है, अपचयन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें सभी भाई बहन। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला गया है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आसवन कहते हैं, किण्वन कहते हैं, या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। बताइएगा कमेंट करके कि जब दूध से दही बनता है तो उस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे। देखिए बताइए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम किण्वन कहते हैं। यानी जो आपका ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला है फूलों की घाटी स्थित है। बताइए फूलों की घाटी कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, या उत्तराखंड में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। बात करते हैं जम्मू कश्मीर में दोस्तों, तो आपकी डल झील है, डल है, नागिन है, ठीक है, शेषनाग है, शेषनाग है। ये जितनी भी झीलें हैं ये आपकी कहां स्थित है दोस्तों, ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों रोहतांग सुरंग, रोहतांग जो सुरंग है जिसको अटल टनल कहते हैं, ये स्थित है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन शांत घाटी कहाँ स्थित है, शांत घाटी कहाँ स्थित है। शांत घाटी जो आपका शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है
ये आपका कहाँ स्थित है? शांत घाटी उद्यान कहाँ स्थित है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की दोस्तों। इसमें क्या बोला? एलपीजी के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी अब आपको नेगेटिव वाला बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है एलपीजी के संबंध में। तो बता दें हम पहले, एलपीजी एक तरलीय पेट्रोलियम गैस है जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। यानी जो एलपीजी जो है वो प्रोपेन से और ब्यूटेन से मिलकर बनी है दोस्तों। यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करती है। यह स्वच्छ ईंधन का एक रूप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता चाहिए ये मीथेन का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। नीली ज्वाला के साथ जलती है, ये भी ठीक है। यह उच्च ऊष्मीय होती है, यह स्वच्छ ईंधन वाली होती है। तो लेकिन ये मीथेन का उत्सर्जन नहीं करती, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आपसे नेगेटिव पूछा था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से निम्नलिखित परावैंगनी किरणों, परावैंगनी किरणों को क्या बोलते हैं? यूवी बोलते हैं, यानी अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। कौन सा अधिकतम हानिकारक है? यानी इनमें से 3 रेज निकलती हैं, ए बी सी। सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी है? आपकी सी हो जाएगी, यानी यूवीसी। और अगर ये डायरेक्ट आएंगी तो आपको क्या हो जाएगा? त्वचा संबंधी रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा संबंधी रोग हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। परावैंगनी किरणें, और परावैंगनी किरणों को आने से कौन रोकता है? ओजोन परत रोकती है। कौन रोकती है दोस्तों? ओजोन परत। और ओजोन दिवस जो आपका कब मनाया जाता है? ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन के संकेत की बात करें दोस्तों, O3 होता है। चलिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और कि जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत जो है आपकी, ये कहाँ पाई जाती है? ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। समताप में पाई जाती है। ठीक है, ये उल्टा लिख गया है, 1 मिनट। ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है। बताइए, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये कहाँ स्थित है? सिसिली में स्थित है, हवाई में स्थित है, एंडीज में, या रॉकीज में? तो आपको मैं बता दूं ये कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वत पर स्थित है दोस्तों। यह दक्षिणी अमेरिका के एक्वाडोर में स्थित है दोस्तों। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी में से एक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, तो इसके रचनाकार कौन है? ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसके रचनाकार कौन है। बताइए, अरस्तु है, चार्ल्स डार्विन है, मेंडल है, या रॉबर्ट हुक ने? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी दोस्तों? कोशिका की थी। किसकी? कोशिका की खोज की थी दोस्तों। मेंडल की बात करते हैं, इन्होंने प्रयोग किया था किस पर? मटर के पौधे पर। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने रचना की थी प्रजातियों की उत्पत्ति की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और कब की थी ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, कब की थी? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कब की थी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? यानी 3 इसमें से जैविक है और एक क्या है? अजैविक है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। बताइए, प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, कवक। तो आप बोलोगे ये क्या है? ये तो जैविक है कवक, लेकिन बात हो रही है किसकी? अजैविक घटक नहीं है। तो ये अजैविक थोड़ी ना है, ये कैसा है? जैविक है। क्या है? जैविक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जबकि ये क्या है आपके? ये जैविक घटक हैं और ये अजैविक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? प्रश्न नंबर 17। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? यानी तिब्बत में जिस नदी को सांगपो कहते हैं और उसी नदी को भारत में क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं, यमुना कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं, या सिंधु कहते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या कहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या बोलते हैं? सांगपो नदी को भारत में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। इसमें आपसे क्या बोला है? मकर रेखा है। अब आपको बताना है कि मकर रेखा जो है कहाँ स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस गोलार्ध में स्थित है।
तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो मकर रेखा है ये क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है और ये एक काल्पनिक रेखा है। यानी मकर रेखा जो है कहां से खींची गई है, पश्चिम से कहां तक खींची गई है, पूर्व की ओर खींची गई है। और ये जो रेखा है ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और लेकिन ये मकर रेखा है, अब आपको बताना मकर रेखा कहाँ है बताइए। ये भूमध्य रेखा पर स्थित है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। गिर शेर परियोजना स्थित है, क्या गुजरात में है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में स्थित है और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो परियोजना थी ये कब आई थी, 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, बताइए बताइए कौन होते हैं। क्या शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जीवाणु होते हैं, या आपके मांसाहारी या शाकाहारी दोनों होते हैं, बताइए। इसमें आपसे क्या बोला है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता है, सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता कौन है बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो सबसे उच्च स्तर पर कौन है दोस्तों, मांसाहारी है। जबकि बात कर रहे हैं दोस्तों प्रथम पर, तो प्रथम पर कौन है, शाकाहारी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, यानी मांसाहारी। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, बताइए कहाँ अवस्थित है, कमेंट करके मुझे बताइए। जिनेवा में है, हेग में है, न्यूयॉर्क में है या पेरिस में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका कहाँ स्थित है, द हेग में स्थित है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। और इसमें कुल कितने न्यायाधीश हैं, इसमें टोटल 15 न्यायाधीश हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और ये कहाँ स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। WWF यानी WWF, ठीक है, का आशय है, बताइए इसका क्या आशय है, कमेंट करके मुझे बताइए। वर्ल्ड वाइड फंड है, वर्ल्ड वाइड फंड है क्या, बताइए। वर्ल्ड वॉर फंड है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, वर्ल्ड वॉच फंड है, बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसकी जो स्थापना थी दोस्तों, ये कब हुई थी, इसकी स्थापना WWF जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी हुई थी 29 अप्रैल 1961 में क्या इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और ये कहाँ इसका मुख्यालय स्थित है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के गिलैंड शहर में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, बताइए वायुमंडल का ऐसा कौन सा स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक है। समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है या आयन मंडल है, बताइएगा कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, क्षोभ मंडल है दोस्तों। यानी मैं आपको, और दूसरे नंबर पे कौन सी आती है बताइए, दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि दूसरे मंडल पर कौन सी आती है। दूसरे मंडल पे समताप मंडल आती है, फिर मध्य मंडल आती है, फिर आपकी आयन मंडल आती है। समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन जो आपकी परत है ये कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, एक प्रश्न संविधान का है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया, बताइए। 20 जनवरी 1950 को, बताइए 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था, कमेंट करके मुझे बताइए। और एक बात और दोस्तों कि जो संविधान सभा तो है, इसकी जो इसमें जो ये राष्ट्रगान की बात हो रही है दोस्तों, ये राष्ट्रगान किसने लिखा था, आप बोलोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, सबको पता है। लेकिन ये पहली बार कब गाया गया था ये आपको बताना है, बताइए। और ये पहली बार कब गाया गया था और कहाँ गाया गया था, पहली बार ये
1911 में गाया गया था, कलकत्ता के अधिवेशन में ये गाया गया था दोस्तों। और इसकी राष्ट्रगान की जो अवधि होती है वो 52 सेकंड होती है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं इसमें, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था बताइएगा कमेंट करके। 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, गंगा नदी निकलती है। अब आपको बताना है कि गंगा नदी जो है ये कहां से निकलती है और गंगा नदी की जो लंबाई है ये कितनी है, ये भी आपको बताना है। बताइए बताइए गंगा नदी कहां से निकलती है, बताइए गंगा नदी जो है कहां से निकलती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गंगा नदी जो है ये कहां से निकलती है। तो बताइए अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री से या मिलाप, ये तो पता होगा आपको कहां से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है और बंगाल में की खाड़ी में जाकर के गिरती है दोस्तों। और गंगा नदी की जो लंबाई है वो टोटल कितनी है, 25 मैं आपको ढंग से लिख के बता दे रहा हूं। गंगा नदी की जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई कितनी है आपकी गंगा नदी की, 2525 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है दोस्तों। ये भारत के किस किस राज्य से होकर के गुजरती है बताइए। उत्तराखंड है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, और अंत में कहा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं, बताइए कितने स्थायी सदस्य हैं दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइए। और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं इसमें स्थायी सदस्य कितने हैं, 5 हैं दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो ये कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को क्या है दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है ये भी मैं आपको बता दूं, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है। इसमें टोटल 5 देश शामिल हैं दोस्तों। कौन कौन से, अमेरिका हो गया आपका, अमेरिका हो गया दोस्तों आपका, अमेरिका हो गया। और एक आपका क्या, रूस हो गया, फ्रांस हो गया दोस्तों, ठीक है, चीन हो गया और एक आपका ब्रिटेन हो गया, ये 5 देश इसमें शामिल है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 को। बात करते हैं दोस्तों पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है बताइए। तो पुष्कर मेला कहाँ दोस्तों आयोजित होता है, ये आपका राजस्थान में होता है दोस्तों। और राजस्थान की दोस्तों राजधानी क्या है, जयपुर है, जो जयपुर को ही क्या बोलते हैं, पिंक सिटी कहते हैं दोस्तों। और ये जयपुर में कहाँ आयोजित होता है, जयपुर में अजमेर शहर में स्थित होता है दोस्तों, यानी आयोजित होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जोधपुर को ही क्या बोलते हैं, ब्लू सिटी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, ब्लू सिटी के नाम से किसे जानते हैं, जोधपुर को जाना जाता है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 28 की, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है बताइए। ऐसी कौन सी एजेंसी है जो प्रदूषण को मापने से संबंधित है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्व ऑफ इंडिया। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत की बात हो रही है तो जरूर क्या सेंट्रल लेवल पर है, और सेंट्रल लेवल पे क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताइए, पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में, राजस्थान में, असम में है। असम की दोस्तों बात करते हैं तो काजीरंगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में आपका रणथंभौर है, आपका केवला देव है और आपका ये सरिस्का है, यानी आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। गुजरात की बात करते हैं दोस्तों तो जो गिर अभ्यारण्य है ये आपका कहाँ है, गुजरात में स्थित है दोस्तों। और ये एशियाई शेरों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये क्या है, ये आपको बताना है। बताइए क्या है मुख्य स्रोत जो होता है, बताइए। एटीपी है, सूर्य प्रकाश है, डीएनए है, आरएनए है। देखिए ये तो होगा नहीं, डीएनए आरएनए ये तो मनुष्य में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा का सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। तो आप
इसमें आपसे कहा गया है अतिवृष्टि से होने वाली प्राकृतिक आपदा को क्या कहते हैं, आपको बताना है। आपको बताना है कि जो अतिवृष्टि से होने वाली जो भी प्राकृतिक जो आपदा होती हैं उनको क्या कहते हैं। अत्यधिक वर्षा कहते हैं, बाढ़ कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं या भूस्खलन कहते हैं, ये आपको बताना है। देखिए अतिवृष्टि का मतलब होता है जो अत्यधिक ज्यादा आ जाए, और प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या होता है, बाढ़। क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी के साथ चला जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरे की। इसमें आपसे क्या बोला है, पारिस्थितिकी संकट का कारण है। अब आपको ये बताना है कि जो पारिस्थितिकी जो संकट है इसका क्या कारण है। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिक विकास, अत्यधिक नवीनीकरणीय, और इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं पारिस्थितिकी संकट का कोई भी कारण जो है इनमें से नहीं है दोस्तों। पारिस्थितिकी संकट होता क्या है, जैसे वनों को जलाना, ठीक है, प्रदूषण करना, तो यहाँ पर कोई भी प्रदूषण नहीं है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें आपसे बोला औद्योगिकरण से होता है। अब आपको बताना है कि औद्योगिकरण से क्या होता है। जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, या ये सभी होते हैं, बताइएगा। देखिए औद्योगिकरण जहां होगा वहां प्रदूषण तो जरूर होगा, और प्रदूषण जो है जल प्रदूषण भी होता है, वायु भी होगा और ध्वनि भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, भारत में औद्योगिकरण से सर्वाधिक हुआ है। अब औद्योगिकरण से सर्वाधिक क्या हुआ है, वन का विनाश हुआ है, भूमि रक्षण हुआ है, जल संकट हुआ है, या ये सभी हुआ है। देखिए जब आपका जल औद्योगिकरण के कारण क्या होता है, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, तो वन का जो विनाश है वो होना निश्चित है। तो आपका क्या हो जाएगा, वन का विनाश हुआ है। भूमि रक्षण का मतलब ये नहीं, जल संकट में आएगा, ये सभी होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इसमें आपसे बोला तीव्र जनसंख्या। तीव्र जनसंख्या का मतलब होता है ज्यादा जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक तीव्र प्रभाव है। यदि अगर वृद्धि ज्यादा होगी जनसंख्या की तो उसका जो प्रभाव होगा वो कैसा होगा, ये आपको बताना है, बताइएगा। पारिस्थितिकी संकट होगा, संसाधनों का दुरुपयोग, असंतुलन, मानव बचाव, उपभोक्ता उपभोग का संकट। तो बताइएगा कमेंट करके क्या होगा, पारिस्थितिकी संकट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा इसका जो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बिहार के एग्जाम में आ चुका है। नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। अब नगरों में पर्यावरण जो होता है असंतुलन होता है, बट वो किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो बताइएगा किसके कारण होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए मल निकासी द्वारा होता है, आवासीय समस्या, जहां आप रहते हो वहां कोई ना कोई समस्या जरूर होती है प्रदूषण से रिलेटेड, जलाऊ लकड़ी, अगर आप ज्यादा लकड़ी जला दोगे तो वहां जो धुआं होगा प्रदूषण करेगा, और वहां पर क्या हो जाएगा, जो नगर के लोग होंगे, जो नगर का पर्यावरण होगा, वहां क्या असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो देखिए ये तीनों जो है करेक्ट है, इसलिए आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें आपसे बोला तीव्र तकनीकीकरण से प्रभावित होता है। तीव्र तकनीकीकरण से क्या प्रभावित होता है ये आपको बताना है। प्राकृतिक पर्यावरण होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, आर्थिक पर्यावरण होता है, या इनमें से सभी, यानी या तो ये सभी है। तीव्र तकनीकी पर्यावरण से क्या प्रभावित होता है ये आपको बताना है। देखिए पर्यावरण जब तकनीकी पे आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आप जानते हो आर्थिक पर्यावरण भी होगा, सांस्कृतिक पर्यावरण भी होगा, और प्राकृतिक पर्यावरण भी होगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत है ये आपको बताना है। ये आपको 4 दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, और इन ऑप्शनों में से आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रोटीन का स्रोत है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करिएगा। देखिए सबसे ज्यादा प्रोटीन खीरा में नहीं होगा, गेहूं में नहीं होगा, मकई में भी नहीं होगा, चना में जो है वो सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है इन ऑप्शनों में से। ठीक है, वैसे सर्वाधिक सोयाबीन में पाया जाता है, लेकिन यहाँ जो है चने में पाया जाएगा। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा अनियोजित विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है।
अब आपको बताना है जो अनियोजित विकास होता है इसका सर्वाधिक जो प्रभाव है वो पड़ता है आर्थिक क्षेत्रों पे पड़ता है, औद्योगिक पर पड़ता है, आवासीय क्षेत्रों पर पड़ता है, या आपका पारिस्थितिकी संकट। अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो आपका क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी संकट हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन है वो पारिस्थितिकी में ही आते हैं, यानी पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो आपका ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये सीटेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है, बिहार में भी कई बार आया हुआ है। असीमित खनन का प्रभाव पड़ता है, बताइए असीमित खनन का प्रभाव पड़ता है, बताइए मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है, वन विनाश पर पड़ता है, मृदा अपरदन पर पड़ता है, या इनमें से सभी पर पड़ता है, बताइए। तो देखिए असीमित खनन जो होता है ज्यादातर इसका प्रभाव मानव पे भी पड़ेगा, वन पर भी पड़ेगा, मृदा पे भी पड़ेगा, और ये सभी हो जाएगा। यानी आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपला डी वाला हो जाएगा। दोस्तों चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। पर्यावरण हास्य, हास्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, कमी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो पर्यावाची है, पर्यावाची का मतलब क्या होता है, समानार्थी। तो बताइए पर्यावरण में कमी हो रही है, तो इनमें से आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें क्या हो, पर्यावरण में कमी आ रही हो। हास्य का मतलब क्या होता है, नुकसान या कमी। तो आपको ये देखना है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों पर्यावरण का अवनयन, ये भी ठीक है भाई, कमी होता है, निम्नीकरण भी होता है और आकर्षण भी कमी ही होगी। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। पर्यावरण हास्य होता है, बताइए किससे होता है, प्राकृतिक प्रकोप से होता है, प्राकृतिक आपदा से, प्राकृतिक आघात से, या उपयुक्त सभी से। कमेंट करके मुझे बताइएगा इन तीनों से ही क्या होता है, पर्यावरण का हास्य होता है। तो आपका ऑप्शन जो दोस्तों डी है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की यानी 13 की। पृथ्वी पर जल जीवन का आधार है, जल की सतही भूगार्भिक कमी को कहते हैं। अब आपको बताना है जल की सतह पर भूगार्भिक कमी को क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं, सूख नहीं होगा सूखा होगा यहाँ, सूखा कहते हैं, अकाल कहते हैं, अनावृष्टि कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जहां जल की कमी हो जाएगी और भूगार्भिक का मतलब भूमि में से जल चला जाएगा, तो वहां क्या होगा, सूखा हो जाता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। देखिएगा दोस्तों अब आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अकाल व सूखे सर्वाधिक प्रभाव होने वाला राज्य है, यानी प्रभावित होने वाला राज्य है भारत के। ऐसा इनमें से कौन सा राज्य है जहां सूखा है, अकाल भी पड़ चुका है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है, क्या महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, या बिहार है। बिहार की राजधानी दोस्तों क्या है, पटना है। ये बिहार से रिलेटेड जरूर प्रश्न आएगा। राजस्थान की जयपुर है जिसे पिंक सिटी कहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की भोपाल है, और भोपाल में ही क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। और महाराष्ट्र जो है मुंबई की राजधानी है। दोस्तों अब आपको बताना है सर्वाधिक सूखा कहाँ पड़ता है, बताइएगा कहाँ पड़ता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी जानते हैं राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नारियल के पेड़ का उपयोग होता है, बताइए जो नारियल का जो पेड़ होता है उसका प्रयोग होता है, तेल के रूप में होता है, भोजन के रूप में होता है, नाप बनाने में होता है, या ये सभी में होता है, बताइएगा। देखिए तेल का भी प्रयोग करते हैं, उसकी लकड़ी से नाप भी बनाई जाती है, और जो नारियल जो होता है उसको हम खाने की में भी यूज लेते हैं। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।